अब फाइनली वो दिन आ गया, ठीक है। बहुत सारे लाशों से गुजर के भारत के 2 टुकड़ों के होके, ठीक है। टुकड़ा होने से पहले तो संविधान का निर्माण शुरू हो गया, लेकिन ये संविधान की किस्मत नहीं थी। या फिर हम ये लोग ये बोल सकते हैं कि इस संविधान के अंतर्गत शायद एक बहुत बड़ा जो तबका था, वो बिल्कुल अलग हो चुका था, जिससे कि वो कभी इसका हिस्सा बन ही नहीं पाया। इसीलिए जब भारत में जब संविधान का लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तक, तब तक भारत 2 टुकड़ों में, ठीक है, क्या हो चुका था? बँट चुका था। उस समय जब भारत का जब विभाजन हुआ, भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो उस समय भारत में कोई ठोस संविधान क्या था? नहीं था। ठोस संविधान नहीं था, लेकिन उस समय, ठीक है, अब जो कार्यकारी जो लोग थे, कार्य करने वाले लोग थे, अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था, माने मंत्रिमंडल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मंत्रिमंडल यहाँ पे कुछ लोग थे, मौजूद थे। क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी संविधान सभा में लोग चुने गए, उनके पास 2 चुनौती थी। एक तो देश को चलाना और दूसरा संविधान बनाना। तो अभी हम लोग देखेंगे, काफ़ी उसको विस्तार से देखेंगे। तो इस चीज़ को अब समझने की क्या करना है, कोशिश करना है कि जो संविधान का जो निर्माण हुआ, देखो आज, ठीक है, ये जो संविधान की वजह से ही भारत की खूबसूरती निकल के आती है। यूनिटी या स्ट्रेंथ का जो कॉन्सेप्ट आता है, वो उसी मतलब संविधान से ही निकल के आता है। अगर संविधान को अगर निकाल दो, तो पुनः ये कुछ नहीं होगा, फिर ये 1946-47 का विभाजन क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। ये संविधान ही है, इस संविधान को समझो। सारे जाति, धर्म, वेद, साहित्य, ग्रंथ, सबसे ऊपर, ठीक है, भारत का यहाँ पे संविधान है, जो सबकी भावनाओं का ख़्याल रखता है, सबकी धार्मिक भावनाओं का ख़्याल रखता है, जातियों का यहाँ पे आदर करता है। इसके अलावा अगर हम लोग अधिकार की बात करें, तो अधिकार में यहाँ अंत नहीं है। अधिकार को लेके जो मानव अधिकार दिया गया इस संविधान के अंतर्गत, ये मानव अधिकार माने क्या बोलते हैं कि अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि भई पूरा का पूरा ये माने यही है मूल चीज़। अगर ये मानव अधिकार को हटा दो, तो फिर संविधान में कुछ बचता ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल लगभग 12 से लेके तुमको 35 तक देखने के लिए मिल जाएगा, पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट। तो खैर ये सब बातें हम लोग आगे जानेंगे, अभी सुनते रहो, ठीक है। लगना चाहिए कि कुछ मानव अधिकार होता है हमारे संविधान में, ठीक है, शामिल है। कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली अब वो दिन आ गया, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? अस्तित्व में आ गया। और यह दुनिया का सबसे यहाँ पे ध्यान रखना है, लंबा संविधान है। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें, तो इसकी लंबाई व पेचीदगी को आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। मैंने कहने का सेंस है यहाँ पे कि इतना लंबा क्यों हुआ है? बात करते हैं हम लोग अमेरिका का, तो अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है, ठीक है। बात करते हैं फ्रांस का, तो फ्रांस का संविधान बहुत छोटा है। बात करते हैं हम लोग इंग्लैंड का, माने ब्रिटेन का, तो वहाँ पे संविधान लिखा ही नहीं गया। अब लिखा गया है ना, मतलब ये नहीं कि मतलब ठीक है, नहीं है, है, माने उसको एकीकृत नहीं किया गया, करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ के लोग इतने मैच्योर हो गए, समझदार हो गए। भारत में इतना लंबा क्यों हो गया? कारण यही है, भारत की डाइवर्सिटी, भारत की विविधता। क्योंकि सबको जब समेटना है, तो सबको समेटना है, तो भाई सबको अधिकार देना पड़ेगा। और यही सब करते 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 करते, ठीक है, खासकर सत्ता के बंटवारा को लेके करते 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 पूरा संविधान क्या हो गया? लंबा हो गया। तो अब कोई पूछेगा कि भाई भारतीय संविधान, ठीक है, इतनी इसकी लंबाई क्यों है? तो बिल्कुल ठीक है, वन लाइनर के रूप तुम लोग जवाब दे सकती हो कि भारत की विविधता, ठीक है, क्या विविधता, और जो जो भी इसकी आकार है, विविधता बोलोगे तो अपने आप में एक पर्याप्त शब्द है, ठीक है। विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा, सब सब आ जाएगा यहाँ पे। अपनी विविधता की वजह से भारत दुनिया का क्या है? सबसे लंबा संविधान है, जो कि बाकी तुमको अन्य देशों में नहीं मिलेगा। छोटा मिलेगा, क्योंकि वहाँ इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। क्लियर हो रहा है? जैसे जाति को ले लो, जाति नामक जीव भारत में सबसे क्या है? एक्टिव है। विश्व के अन्य देशों में या तो जातिगत चीज़ें नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो फिर नाम मात्र का मिलेगा, लेकिन भारत में सबसे अधिक है। अब यही है, एक एक चीज़ पढ़ी हुई होती है, यहाँ कंपाइल हो के क्या हो रहा है? हमारे सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बुझा रहा है कि हाँ भाई, पहले कभी पढ़े हैं जाति जैसा चीज़। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और
विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानीपूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान क्या था, लाजमी था। कि भाई ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत संविधान मैंने एकदम विस्तार से क्या किया गया, जिसको लिखा गया हो, एक ऐसा संविधान हो कि भाई जिसको सारे लोग मिल के क्या किए हो, लिखे हो। अब सारे लोगों का मतलब मैंने सारे धर्म के लोग हो, सारे जाति के लोग हो, सारे भाषा के लोग हो। जैसे धर्म और जाति की बात करते हैं तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। भाषा की बात करते हैं तो दक्षिण भारत सबसे एक्टिव हो जाता है। भाषा उत्तर भारत में भी है, लेकिन उत्तर भारत में एक ठीक है, अभी पंजाब जाओगी, हरियाणा जाओगी, बिहार आओगी तो हिंदी चलेगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत में एकदम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए भाषा भाषी को बात आती है तो दक्षिण भारत क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। कोई दिक्कत? तो बड़ा सावधानीपूर्वक क्या किया गया, सूत्रबद्ध किया गया संविधान में। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घाव पर मरहम लगाने के लिए, सोचो अतीत और क्या वर्तमान, माने जो बीत गया है प्राचीन काल से, भाई जो भी जातियां हैं, जो भी धर्म है, जो भी भाषा भाषी के लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, और वर्तमान में जो चल रहा था उस समय, अर्थात भारत विभाजन के समय कितने लोगों को आज़ादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ी, कितने माताएं बहनों को कष्ट देना पड़ा, सब कह रहा है कि सबका मरहम लगाने का काम कौन कर रहा है, संविधान कर रहा है। तो भाई अब इसमें ज़रूरी है कि भाई हर एक कैटेगरी के लोगों को क्या किया जाए, भाई अधिकार दिया जाए, क्योंकि ख़त्म तो नहीं कर दिया जाता, जाति ख़त्म नहीं किया जा सकता था, धर्म को ख़त्म नहीं किया कर दिया जा सकता था, क्योंकि उस समय अगर ये सब बातें अगर निकल दी तो पता नहीं भारत का कितना टुकड़ा होता। इसीलिए धार्मिक मुद्दों को लेके कभी संविधान में छेड़छाड़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की गई कि भाई रहने दो, जो चल रहा है उसको चलने दो। एक ऑलरेडी एक धार्मिक मुद्दा को लेके पाकिस्तान बन गया, तो क्या चाह रहे हो कि अब जाति को लेके भी अलग अलग देश बन जाए? तो समझना है। तो विभिन्न वर्गों, जातियों व समुदाय में बटे भारतीयों के एक साझा राजनीतिक प्रयोग करने में क्या मिली, यहाँ पे मदद मिली। दूसरी ओर इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी विकसित करने का क्या किया, प्रयास किया। अब मैंने लंबे समय से जो भी चली आ रही ऊंच नीच की अधीनता, समझना है ऊंच नीच की अधीनता क्या है यहाँ पे। ऊंच नीच के यहाँ पे पूरी तरीके से जो अमीरी है, गरीबी है, ठीक है, इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा, तो भाई लोकतांत्रिक संस्था बना दो। जैसे सपोज करो लोकतांत्रिक संस्था, मान लो विधायिका ही एक लोकतांत्रिक संस्था के रूप में मौजूद है, क्या उसमें कोई गरीब विधायक नहीं बन रहा है, कोई गरीब सांसद नहीं बन रहा है, कोई पिछड़ी जाति सांसद नहीं बन रहा है, या इसके अलावा और भी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में, ठीक है, मान के चलो कि अभी ये आईएएस का एग्जाम हो गया, ठीक है, लोकतांत्रिक संस्था तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये भी क्या है, संस्था ही है। तो क्या इसमें लोग नहीं जा रहे हैं? तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में सब खत्म करने का प्रयास किया गया। और जो ठीक है बनने का समय है भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच क्या किया गया, सूत्रबद्ध किया गया। इस दौरान संविधान सभा में इसके मसौदे के एक एक भाग पर लंबी क्या करी, चर्चाएं चली, क्योंकि टोटल अधिवेशन कितना हुआ था, 11, ठीक है, 11 अधिवेशन कितना दिन, 165 दिन, माने 11 बैठक हुआ, 165 दिन तक चला, लंबी लंबी क्या करी, वार्ताएं चली। देखेंगे हम लोग, ठीक है, जब संविधान जब पढ़ोगे तुम लोग, खासकर जब दिखाऊंगा सीरीज, पढ़ने से अच्छा उस सीरीज को जब दिखाएंगे तो फिर समझ में आएगा। एक एक चीज़ को लेकर, एक एक आर्टिकल की एक एक मैंने उसके पॉइंट को लेके, जैसे आर्टिकल 15 है, समझ में आ रहा है, अब उसमें एक एक शब्द के लिए संविधान में एकदम गहमा गहमी हो रहा है कि नहीं है। एक बोल रहा है कि नहीं ये लागू होना चाहिए, एक बोल रहा नहीं लागू होना चाहिए, एक बोल रहा लागू होना चाहिए, दूसरा बोल रहा नहीं लागू होना चाहिए। तो अगर वीटो का अधिकार होता तो आप कुछ हो पाता, नहीं हो पाता। तो भाई एक अच्छा आसान प्रक्रिया निकाल लिया गया, ठीक है, जैसे आज चुनाव होता है कि भाई आधे से अधिक लोग जिस पक्ष को बोल देंगे हाँ हाँ, तो फिर वो लोग क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, लागू हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो, तो देखो ये यही है, संविधान जब बन गया तो सारे लोग उसमें क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। देखो कितनी मोटी बुक है, यही बुक है जिससे भारत क्या है, एक सूत्र में बंधा हुआ है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसीलिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है संविधान। ठीक है, दिसंबर 1949 में देखेंगे हम लोग 3 साल तक चली बहस के बाद संविधान पर क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया। अब अभी सब आएगा, थोड़ा सा देख लो, उसके बाद हम लोग आएंगे। तो कुल 11 सत्र हुए, 165 क्या हुआ दिन में बैठक हुआ पूरा। सत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उप समितियां मसविदे को सुधारने और संवारने का क्या कर रही थी, काम कर रही थी। बहुत सारी समितियां हैं, देखेंगे हम लोग। एक समिति है और दूसरी उप समिति है। अब समिति में कुछ लोग हैं, यहाँ पे सदस्य हैं इसके, ठीक है। और यहाँ पे उप समिति में भी क्या है, कुछ सदस्य हैं। सबको अलग अलग कार्य क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है कि अगर कोई चीज़ अगर जोड़ा जा रहा है तो भाई सब समितियाँ, ठीक है। पहले तो जो भी लोग थे संविधान सभा में 300 लोग होते हैं, कितने, 300 लोग ऐसे बैठे हैं। कैसे रहता है, यहाँ पे अध्यक्ष बैठा है, ऐसे बैठे हैं सब, चिल्ला रहे हैं, उठा रहे हैं हाथ, ये भाई ये सही है तो नहीं, ये सही है तो हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बैठा होता था, अध्यक्ष बोलते थे, अध्यक्ष। और एक और होता था अध्यक्ष, क्योंकि सारा समय बैठक कर सकता है नहीं, तो 2 लोग होते थे, एक होता था उपाध्यक्ष। बिल्कुल सिंपल है, कोई नया चीज नहीं है, अध्यक्ष या तो उपाध्यक्ष। सब यहीं बैठते थे बीच में, क्योंकि सब चलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए ना बीच में। जैसे आज लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं बोलते हैं। राज्यसभा को चलाने के लिए क्या बोलते हैं भाई, सभापति बोलते हैं, सभापति, उप सभापति। तो वैसे यहाँ पे भी लाया गया, अगर वे नहीं रहेगा एक बीच में तो चल पाएगा कभी, तो फिर सारे लोग हल्ला ही मचा देंगे। बीच में लिए रहेगा हथौड़ी, ठीक है, ठोकते रहेगा। सब तुम लोग टीवी में देख चुकी हो, कोई दिक्कत यही है। समिति और उप समिति, पहले 300 लोग क्या कर रहे हैं, उसको हाँ या ना में क्या कर रहे हैं। अगर लग रहा है कि भैया यहाँ ठीक है, समझ में आया। अगर लग रहा है कि मान लो धर्म को लेके कोई बिंदु ला लिया, लगा कि ठीक है, तो उसको शामिल कर लिया गया इंस्टेंट उसी समय। अब इस धर्म को लेके फिर ये सदस्य है, उप समिति है, सब अब फिर से क्या कर रहा है, सब डिस्कस कर रहा है। क्योंकि जितने अधिक लोग रहेंगे, ठीक है, डिस्कस करने में, डिबेट करने में, उतनी क्या होगी, समस्याएं होगी। तो जितने कम लोग रहेंगे डिस्कस करने में, समस्याएं क्या होगी, उतनी ही यहाँ पे कम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब यही प्रक्रिया को क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है। हो गया शुरू, समिति और उप समिति का ही काम है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मैंने कैबिनेट टाइप का देख लोगे, जैसे मंत्रिमंडल है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो भाई मंत्रिमंडल से छांट के उसको छोटा किया गया क्या, कैबिनेट। कि मंत्रिमंडल के कुछ इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, किस में शामिल होंगे, कैबिनेट में शामिल होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक उसी तरीके से समिति और उप समिति है। इसमें कोई अलग लोग नहीं, ये मत समझना कि अब इसमें जो 300 जो लोग हैं, इसी में से, ठीक है, कुछ को समिति में चुना गया, कुछ को उप समिति में चुना गया है। दिमाग काम कर रहा है ना पूरा, अभी से सीख लो। राजनीति शास्त्र क्या बोल रहा है कि आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये भूल जाओ, कुछ नहीं बोल रहा है कि भाई आप लोग राजनीति शास्त्र वगैरह पढ़ चुके हैं, चूँकि 12th का क्या है, लास्ट टॉपिक है हिस्ट्री का, ठीक है, मैंने पार्ट 3 है, तो भाई 9 से ही तुम लोगों का संविधान शुरू हो जाएगा। खैर यहाँ हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ थोड़ा जानने का प्रयास करो, उथल पुथल का दौर है। उथल पुथल क्या है, विभाजन का समय है। अब कल ही वाली बातें हैं, क्या क्या उस समय हुआ था, इतना आसान था, देख चुकी हो ऑलरेडी तुम लोग। तो संविधान निर्माण से पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोह भंग भी था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो कर दिया गया, किंतु इसके साथ ही इसे क्या कर दिया गया, विभाजित भी कर दिया गया। किया गया कि नहीं किया गया, बिल्कुल इसे विभाजित कर दिया गया। लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी तक क्या था, जीवित था। बस स्मृति माने याद, यादों में क्या अब अभी भी जिंदा है। क्योंकि ऑलरेडी 1942 में पता है तुम लोगों कि सारे लोग क्या हो चुके थे, घर से बाहर निकल चुके थे, भारत छोड़ो आंदोलन। तो एक तो वो हुआ। जैसे ही 1945 में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन अपने आप क्या हो गया, डाउन हो गया। लेकिन 1942 में जो मौका बीज बो दिया गया, सोचो उस आंदोलन के समय, ठीक है, जो एक मुस्लिम का एक खतरनाक कॉन्सेप्ट आ गया। धीरे 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 जो भी जिन्ना का हम नाम लेंगे, बाकी तो और भी नेता हैं, लेकिन अगुवा कौन है, जिन्ना है। तो भाई
सिंध के प्रांतों की तरफ, ठीक है, काफ़ी उसका प्रभाव बढ़ गया। तो एक तो भारत छोड़ो आंदोलन का दम्भ झेलना पड़ा भारतीयों को, और उसके बाद से आज़ादी का फिर, ठीक है, विभाजन का तो फिर झेलना ही पड़ा। सोचो उस समय क्या हाल रहा था, क्या हाल होगा। कंटिन्यू चल रहा है। ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक जन आंदोलन था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास को भी लोग खूब याद करते हैं ना। बहुत सारा मूवी आ चुका है बोस, ठीक है। एक मूवी तो आया हुआ था, उसका क्या नाम है, अरे यही हीरो जो है, अरे यही तुम्हारा ये IAS वाला, क्या नाम है उसका, राजकुमार राव का, ठीक है। तो बोस करके आया है, देखोगे तो ये सब फिल्म देखने से होता क्या है कि भाई किताब जब पढ़ोगे तो क्रिस्टल क्लियर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, इमेज पहले से बना रहता है दिमाग में। समझ में आ रहा है ना। सुभाष चंद्र बोस से भी कभी कांग्रेस का नेतृत्व करते थे, मैंने बताया भी था, लेकिन बाद में अपने उग्रवादी गतिविधियों की वजह से, क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से ये गांधी से क्या हो गया, अलग हो गया। अलग हो के इनका भी मैंने बताया था, गांधी और सुभाष चंद्र बोस लास्ट में जाके दोनों मैंने अलग अलग विचारधाराओं की वजह से जाने जाएंगे। गांधी बोलेंगे कि भाई ठीक है, यथावत मैंने जो प्रक्रिया चल रहा है इसी प्रक्रिया के तहत हमें क्या होना है, आज़ाद होना है। और सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं इससे हम आज़ाद नहीं होंगे, बहुत समय लगेगा, हमें एकदम अंग्रेज़ों को, ठीक है, मैंने गोली मार के बम फोड़ के क्या करना है, भगाना है। भाई वो एकदम उग्र राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट लेके कौन चल रहा था, सुभाष चंद्र बोस। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस, याद है मैंने बताया था तुम लोगों को कि चले गए थे हिटलर से मिलने। हिटलर जापान में चले गए, मैंने जहाँ जहाँ इनको समझ में आ गया कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का दुश्मन है सबसे जाके क्या होते हैं, मिल लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अब गांधी क्या बोलते हैं, निंदा करते हैं भाई सुभाष चंद्र बोस की, कि ऐसा करके वो, ठीक है, भारतीयों को और खतरे में डाल रहा है, क्योंकि भारत बिल्कुल अखाड़ा बन जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। दोनों का अलग अलग आर्गूमेंट था, ठीक है। खैर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर अभी भी क्या है, मतलब कंट्रोवर्सी, अभी भी कुछ स्पष्ट मैंने प्रमाण नहीं है कैसे मरे। कोई बोलता है कि क्या बोलते हैं हेलीकॉप्टर में मर गए, कोई बोलता है कि अभी तक जिंदा है, कुछ समझ ही में नहीं आता। खैर अभी तक तो जिंदा नहीं होंगे, मैंने अलग अलग बातें निकल के आती है। समझ में आ रहा है। इन्होंने देखोगी तो इधर क्या बोलते हैं कि अ, अंडमान निकोबार साइड द्वीप जब जापानी सेना आ गया था तो यहाँ पे भी इनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। इधर इंडोनेशिया की तरफ, इधर इधर, ठीक है, पूर्वी मैंने दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ, जहाँ पे जापानियों का वर्चस्व बहुत अधिक बढ़ गया था इन्हीं क्षेत्रों में, क्योंकि वे उनके साथ जाके मिल गए थे, ठीक है। 1946 के वसंत में बम्बई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी, शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार क्या कर रहा था, आंदोलित कर रहा था। अब कुछ है नहीं यहाँ पर, रॉयल इंडियन नेवी है, शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को क्या कर रहा था, बार बार आंदोलित कर रहा था। इसमें हम लोग देखेंगे, मैं इसमें कामागाटू प्रकरण होगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एक जहाज़ है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा समस्या है इस जहाज़ को लेके यहाँ पे, ठीक है। देखेंगे कि इकट्ठे अंग्रेज़ों के द्वारा इनको बंदी बना लिया जाता है, बड़ी समस्या होती है। तो घटना को याद रखना, क्योंकि सारे घटनाओं की जगह बताना, मतलब बताने को तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम लोगों का, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा, गेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी घटनाएं आएगी फिर से सिस्टमेटिक ढंग से आएगी। लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ थी। 40 के दशक के आखिरी साल में देश के विभिन्न भागों में मजदूर और किसान के भी आंदोलन क्या कर रहे थे, हो रहे थे। व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन जन आंदोलनों का एक अहम पहलू था ही। इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल क्या कर रहा था, सब अपना अपना ये भी सब प्रयास कर रहा था। धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिश में क्या हो रहा था, सब नाकामयाब हो रहा था। मैंने बोला हिंसा भड़क गया था। अब नेताजी जा रहे हैं, हिंसा रुकेगा, रुकेगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, फिर इतना आसान नहीं उनको रुकना। अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तर और पूर्वी भारत में, अब यही उत्तर और पूर्वी भारत, उत्तर और बंगाल पूर्वी, समझ में आ रहा है। उत्तर माने इधर पंजाब की तरफ, ठीक है, और बंगाल माने, ठीक है, पूर्व पूर्व हो गया। बंगाल के पार जाओगे तो बोल दिया था नॉर्थ ईस्ट बोल दिया जाता है।
ठीक है। तो बंगाल है, उड़ीसा है, इनको पूर्वी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उत्तर और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाले दंगे फसाद हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। मैं ये मारकाट तुम लोग देख चुकी हो, क्योंकि आज़ादी के समय, विभाजन के समय सबसे ज़्यादा जो हिंसा इन्हीं क्षेत्रों में हुई है, बंगाल और पंजाब में। अब बाकी जगह भी हुआ है, लेकिन इन यहाँ पे सबसे अधिक लोग मारे गए हैं, सबसे अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, सबसे अधिक लोगों की समस्या हुई है, इसीलिए इनका नाम आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बड़ी समस्या थी, ठीक है, दोनों जगह पे। एक जगह पंजाब में सिख मुसलमान थे और बंगाल में, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम थे। बर्बर हिंसा का यह विभत्स नाच भीषण जनसंहारों के साथ हुआ। इसके साथ ही देश विभाजन की घोषणा हुई और असंख्य लोग एक एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। माइग्रेशन शुरू हो गया है कि नहीं है, प्रवासन जिसको बोला जाता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था, उस समय लोगों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमान और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं व सिखों के लिए यह निर्मम क्या था, चुनाव का क्षण था कि हम जाएं किधर भाई, है कि नहीं है। किसी का भाई मतलब बहन वहाँ है, किसी का ससुराल वहाँ है, इमेजिन करो, 2 दिन से यहीं करवा रहे हैं उस पल को। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के साथ इंस्टेंट डिसीजन लेने के लिए आ जाए तो क्या करेगा वो। उनके सामने यह तत्क्षण मृत्यु तथा पीढ़ियों पुरानी जड़ों से उखड़ जाने के बीच चुनाव का क्षण था। बड़ा अच्छा शब्द है। उनके सामने एकदम माने एकदम उत्सुक थे लोग, तत्क्षण मृत्यु तथा पुरानी जड़ों से, मैंने एकाएक उनका एकदम जड़ ही क्या हो जाता, खत्म हो जाता। पूरा का पूरा जो जनरेशन ही क्या हो जाता, खत्म हो जाता। मैंने ये भाई था कि भाई यहाँ मैंने या तो यस या तो नो, ठीक है, जो भी चुनना है तुमको चुनो। करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे। मुसलमान पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ, तो हिंदू और सिख कहाँ आ रहे थे, पश्चिमी बंगाल व पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़ा। अब यहाँ पे रटोगे तुम लोग, रटाएगा ये? अरे सिंपल सोच के बंद करो भाई, आंख बंद करके सोचो, नहीं समझ में आएगा भाई। जो भी सिख लोग हैं, हिंदू लोग हैं, कहाँ आएगा, भारत में आएगा। समझ में आ रहा है? जो भी मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, कहाँ आएगा, भारत में आएगा। और जो भी मुस्लिम लोग है कहाँ जाएगा, पाकिस्तान की तरफ जाएगा। और पाकिस्तान उस समय पूर्वी पाकिस्तान होगा या फिर क्या पश्चिमी पाकिस्तान होगा। लेकिन यहाँ समझना है, क्या सारे चल गए? बहुत रह गए। सारे हिंदू आ गए भारत? नहीं, बहुत वहाँ भी रह गए। ठीक है, तो क्यों रह गए? क्योंकि भाई धीरे 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 प्रक्रिया चरण में है, ठीक है, धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ रहा है। अब मैंने बताया था कि आयूब खान का कल नाम लिया था, तुम लोगों को याद होगा। फिर दोनों ही प्रधानमंत्रियों के बीच क्या हुआ भाई, सुलह किया गया, ठीक है, कि अपने अपने, ठीक है, लोगों को भेज दिए। लेकिन उसमें कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा क्यों करेगा? ठीक है, वो तो पहले आश्वासन देगा कि आप लोग रहिए भाई, हम कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। लेक्चर देख रहे हो नहीं देख रही हो? लेक्चर देखना मस्ट है, क्योंकि ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ, आगे फिर इसका जब बड़ा रूप आएगा तो फिर समझने में दिक्कत होगा। अभी से सुनी रहोगी, देखी रहोगी, तो फिर अच्छा होगा। समझ में आ रहा है ना? मेरे सामने तुम लोग साथ यही बेनिफिट है कि सारा सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ। तुम लोगों को बेनिफिट है कि भाई सारा सब्जेक्ट जब कंप्लीट करवा रहे हैं, तो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे, कहाँ से क्या लिंक कर दे रहे हैं। कोचिंग में दिक्कत होता है, क्योंकि कोई अगर टीचर मान लो कि हिस्ट्री पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई टीचर पॉलिटी पढ़ा रहा है, पॉलिटी में उसने क्या समझाया है, हिस्ट्री वालों को नहीं पता है। तो टीचर टीचर सब अपने में थी करता है सब, कि आपने मैंने कौन सा एग्जाम्पल सेट किया है। तो जब टीचर उसका एग्जाम्पल लेगा तब समझ में आता है, अच्छा ये दोनों टीचर पहले से क्या था, मिला हुआ था सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसमें दिक्कत होता है। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? यहाँ कोई दिक्कत नहीं, एक टीचर है, एक ही स्टूडेंट है, ठीक है, एक ही विषय को एक ही टीचर सारा चीज़ करा रहा है। तो मेरे साथ वैसे कोई समस्या नहीं है, हम जहाँ मन करे वहाँ, ठीक है, मतलब अप्लाई करके हम पढ़ा सकते हैं। तुम लोगों को भी मज़ा आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो। नवजात राष्ट्र के समय इतनी ही गंभीर एक समस्या देसी रियासतों के लिए, अब नवजात है, नया नया बन रहा है, देसी रियासतें अलग ही था। मिला सब जल्दी, मिला बड़ी मुश्किल से मिला। ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और राजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की
अधीनता स्वीकार क्या कर चुके थे। मैंने बताया था 100% में 62-63% जो भूभाग था कि नहीं था? मैंने 62% भूभाग, ठीक है, डायरेक्ट अंग्रेजों का अधीन था। बाकी जो बच जा रहा है लगभग 35% मान लो, एक तिहाई बोला है ना यहाँ पे, एक तिहाई को कौन था भाई यहाँ पे? राजा रजवाड़े थे, जो किसके अंतर्गत ये भी थे? अंग्रेजों के अधीन थे। लेकिन ये इनको बोला जाएगा इनडायरेक्ट। कैसा? इनडायरेक्ट। और इनको कैसा बोला जाएगा? डायरेक्ट। अंतर कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बीच में कौन है दोनों का मालिक? अंग्रेज है सब। इनके लिए बड़ा समस्या थी जब इनके बाप दादा लोग जब छोड़ के जाने लगे, तो भाई बड़ा इनको समस्या होगा। और हुआ भी, देखेंगे अभी, ठीक है ना। मतलब जब सरदार पटेल जब आएंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं इन सबको, ठीक है। बड़ा सब जमा किया था, लालच दे दे के फिर उनको सब मर्ज किया जाता है भारत में। और अदरवाइज सोचो ऐसे होता भारत। नक्शा ऑलरेडी देख चुकी है। अगर सिर्फ ब्रिटिश कंट्रोल रहने वाले जो लोग भारत में होते तो भारत पूरा जुड़ पाता? नहीं जुड़ पाता। बीच बीच में जहाँ ठीक है, राजा रजवाड़े भी मौजूद होते हैं। पता चले यहाँ से गए वहाँ पे, ये देखो इस राजा के यहाँ आ गए, नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी था, इसको समझना है कि कितना मुश्किल से मिला हुआ है हमारा, ठीक है, भारत और हमारी आज़ादी। सोचो अंग्रेज नहीं आया होता तो क्या होता? राजा रजवाड़ों में सब बड़ा लंबा समय तक चलता कि नहीं चलता? अंग्रेज कभी कभी सोचोगे इंटरव्यू वगैरह में इस तरह का सवाल आता है, ठीक है, कि अगर अंग्रेज नहीं आता तो आज हमारी हालत, ठीक है, मतलब और भी क्या होती, बदतर होती। कम से कम हमारी पिछली पीढ़ियों ने झेला तो उसका हमें अच्छा परिणाम, अच्छा फल हमें क्या मिल रहा है? आज मिल रहा है, ठीक है। समझने की कोशिश करो इसको, ठीक है। ऐसे होता है। जब भी इस तरह की बातें आए, जितना कोई पीछे ले जाना चाहे, ठीक है, वहाँ हाँ हूँ नहीं करना है कि हाँ भाई बहुत अच्छा होगा उस समय, ठीक है। बताने की कोशिश करती कि इतिहास है, क्रम है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जब धीरे धीरे शिक्षित हो जाएगा, जब उसके पास ज्ञान आ जाएगा, तो फिर वो रुकेगा नहीं। वहीं से यूरोप की क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से तय कर सकती हो कि भाई फ्रांसीसी क्रांति में क्या लोगों को कोई गुलाम बनाया वहाँ के लोगों को? फ्रांसीसी क्रांति में लोगों ने स्वतः आंदोलन कर लिया, तो भारत में भी हो जाता। राजा रजवाड़े होते, राजा रजवाड़ों के सामने भारत भी धीरे धीरे क्या कर लेता? भारत के लोग जागरूक हो जाता, सब जागरूक हो जाता। तो फिर जैसे फ्रांस में हुआ भाई, फ्रांस की क्रांति बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। वहाँ के लोग इतना ही जागरूक हो गए कि भाई साला राजा रजवाड़ों को क्या किया, सब भगा दिया। सब एक राजा को समझो सब गिलेटिन में चढ़वा दिया, गर्दन उसको कटवा दिया। भारत में भी होता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो यही है वर्ल्ड हिस्ट्री का कमाल। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे यहाँ पे चलाने की सीमित ही सही, लेकिन काफ़ी क्या थी, आज़ादी थी। कल मैसेज किया सब दो भाई बहन यूट्यूब में, बड़ा अच्छा है सब, बड़ा ही वर्ल्ड हिस्ट्री सब निपटाया है वर्क है, ठीक है। मैंने शुरू से सब देख रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है सब, पूरा का पूरा दो भाई बहन है सब। यहाँ पे देखो एक लिखा है कि फाइनली टुडे आई हैव वॉच ऑल एपिसोड ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आफ्टर वाचिंग। मैंने, ठीक है, मैंने आपकी वीडियो देखने के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में मेरा कमांड बहुत अच्छा, मैंने पहले से बहुत क्या हो गया है, अच्छा हो गया है। मैंने दिन ब दिन मतलब बाकी सारे विषय को जो मेरा नॉलेज जो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसकी देखो बहन है एक, अमिता वर्मा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अजिताभ वर्मा है और ये है अमिता वर्मा। देखो ये भी लिखी, थैंक यू सो मच सर, आई हैव नो वर्ड्स एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। मतलब आपने जो मेरे लिए किया है, ठीक है, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो तुम लोग कितना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ये सबको लेक्चर में सब मैंने एकदम सोचो हाव भाव सब कितना विभोर हो जा रहा है सब। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ऐसे अगर पढ़ाया जाए तो सोचो मतलब एक बार में आदमी कैच कर लेगा। खैर वो अलग बातें हैं, तुम लोगों के साथ जो समस्या अलग है मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। जो अच्छे से देखेगा समझेगा। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह करा रहा है लड़का सब कंप्यूटर, सर ये तो एनफ है पूरा, मतलब इससे ज़्यादा अब कुछ यूपीएससी नहीं पूछेगा, क्योंकि पूरा मैंने खोज खोज के पढ़ाया गया था पूरा।
तो चाह यहाँ पे चलाने की सीमित थी, सही काफ़ी क्या थी, आज़ादी थी। जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत क्या हो गई, अजब हो गई। नहीं होगा, इनका मालिक ही क्या हो गया, चल गया। मालिक चल गया तो फिर वही हो गया कि अब सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, तो अब जिसका लाठी मजबूत है वही क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। भाई यहाँ पे 62% वाले जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ देगी। अब मौका मिल गया कि भाई अटैक, ठीक है। एक समकालिक प्रेक्षक ने कहा कि कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे, भारत में स्वतंत्र सत्ता का क्या कर रहे थे, सपना देख रहे थे। भाई हम अलग होंगे। सोचो इन राजाओं को, ठीक है, एकदम सूली पे क्या करना चाहिए, चढ़ा देना चाहिए। लेकिन खैर उस समय जो राजा होंगे क्या सोच रहा होगा, सब जनता के बारे में सोच रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होगा कि भाई जैसे जाएगा अंग्रेज हम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, मेरा इतना भूमि होगा। ऐसे स्वार्थी लोगों को, ठीक है, डंडा से मार के क्या करना चाहिए, भगा देना चाहिए। यानी सिर्फ और सिर्फ क्या करना, अपने बारे में सोच रहे हैं। संविधान सभा की बैठक इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी। बाहर जो कुछ चल रहा था उससे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श भी भला चूथा कैसे रह सकता था। सोचो, मैंने बताया था कि अब इस संविधान सभा के साथ एक संविधान सभा है, संसद भवन में चल रहा है, विभाजन का, ठीक है, देशी रियासतों का, कोई दिक्कत, साथ साथ, और उसके बाद से जो उनका मेन काम था संविधान बनाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने एक तो पहला था सरकार गठन किया गया, सरकार चलाना था, कोई दिक्कत। दूसरा इनका काम था भाई देशी रियासतों को अपने मैनेज करना। तीसरा काम था इनका क्या करना, संविधान बनाना। और भी काम बांट सकती हो, मैंने ये 3 प्रमुख काम था इनके भी। अब शासन कर रहे हैं, इसी मैंने है विभाजन भी जुड़ जाएगा कि कैसे विभाजन को, मैंने जो भी विद्रोह वगैरह फैला है कैसे रोका जाए। मजाक नहीं था उस समय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो भी कुछ हुआ, सोचो एक आध कोई नेता वगैरह होगा, मैंने कहा था कुछ जिसको चुना गया होगा इस संविधान सभा के 300 के सदस्यों में, आता होगा भाई उसके क्षेत्र में दंगा उंगा भड़का होगा, आके तो गुस्सा जाहिर करेगा ही करेगा कि जल्दी मेरे क्षेत्र में भाई तुम्हारे इतने लोग मारे गए, इतने हिंदू मारे गए, इतने मुस्लिम मारे गए। देखोगे ये जब बार बार मैं बोलता हूँ कि जब दिखाऊंगा संविधान सभा के एपिसोड तो उसमें चिल्लाते हुए नजर आएंगे। समझ में आ रहा है ना? मैंने इतना वो जो क्षण था, उस क्षण में, ठीक है, हम नेतृत्व तो कांग्रेस किया तो इसीलिए कांग्रेस का ही नाम आता है कि उन विषम परिस्थितियों में जो भी उस समय किया गया, कोई भी रहता, ठीक है, तो वैसे ही करता। कोई भी रहता, जब भी किसी के साथ परिस्थितियाँ खराब होती है तो क्या वो अपने आप में खराब डिसीजन लेता है? भाई अपने समय में उसकी जो सोच है, जो उसकी समझ है, जो उसकी कार्य करने की क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना बेस्ट डिसीजन लेने की क्या करता है, कोशिश करता है। अपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबको देख की कोशिश करता है। अब आने वाले लोग बड़ी आसानी से बोल दें कि भाई ना भाई ये तो गलत किया, ये यहाँ सही किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरी बात? तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे। बाद में लोग तो कमी निकालते ही रहेंगे, उन्हें वो कमी से ज़्यादा बेहतर है उसका लोग एनालिसिस करते रहेंगे। मैंने पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, अच्छा किया है तो लोग अच्छा बोलेंगे, खराब किया है तो लोग खराब बोलेंगे, लेकिन एक पक्ष को लेकर बोला नहीं जाएगा, फिर वो एनालिसिस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दिमाग काम कर रहा है पूरा, जिंदा हो सब, हो ना जिंदा? तो चलते हैं थोड़ा सा संविधान की तरफ, ठीक है। कदम रखना पड़ेगा, इससे हम लोग भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें जब नंबर का आंकड़ा जब दिखेगा तो लगता है आँख गोल गोल घूमने, माने यहाँ वहाँ मिक्स होने लगता है, ठीक है। तो इसको हमें समझना है, और मिक्स नहीं होगा ऐसा मेरा पूरा अनुमान है, क्योंकि मैंने सारा हथियार तुम लोगों को दे दिया है। अब देखो संविधान बनाने का जो आधार था, देखो अगर शुरू में अगर देखा जाए तो 1909 बहुत मजबूत माना जाता है, मार्ले मिंटो। 1919 बहुत मजबूत माना जाता है, उसके बाद 1935। ये 3 हमेशा याद रखना। अब इसको बड़े रूप में मैं समझाऊंगा, लेकिन बस समझ जाओ कि संविधान को लेकर जब भी बात आ गई इन तीनों का जिक्र हमेशा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ द्वैत शासन लगा दिया गया, ठीक है। द्वैत क्या लगा दिया, शासन लगाया गया। यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। प्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पे नहीं हुआ, सिर्फ चुन लिया गया। क्या कर लिया गया, चुन लिया गया।
ठीक है, प्रांतों में लोगों को क्या कर लिया गया, चुन लिया गया। कोई दिक्कत? 1935 में भी यही हुआ। 1935 में देखोगे तुम लोग तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होगा, प्रांतों के लिए चुन लिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और केंद्र में कौन रहेगा? सब अपने अंग्रेज रहेगा। तो ध्यान रखना, इसकी खासियत यही है। और 1909 में सबसे इम्पोर्टेंट है, बातें और भी है लेकिन वही है कि मुस्लिमों को क्या कर दिया गया, पृथक चुनाव का क्या कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया, माने पृथक चुनाव, मुस्लिम जनता मुस्लिम को ही चुनेगी। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और 1909 में ये आ गया। दिक्कत तो आगे मैं बताऊंगा। 1909 में और भी बहुत बातें हैं, 19 में भी बातें हैं, 35 में भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे बताना सही नहीं है, उपयुक्त जगह नहीं है। हिस्ट्री की क्लासेस पढ़ रही हो, पॉलिटी में जब पढ़ोगी तो और भी प्रावधान है, ठीक है, उसको जानेंगे। लेकिन जो मेन जो चीज़ है ये हमेशा क्या होगा, रिपीट होते रहेगा। तो इसीलिए जो आज मैं जितनी बातें बता रहा हूँ, लेक्चर देखा करो, नोट कर लिया करो और एकदम क्लियर रखो, एकदम जब मौका एकदम मैंने पीछे नहीं हटे। कोई दिक्कत? अब 1935 के बाद से तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अब जो भी प्रक्रिया धीरे धीरे क्या बढ़ा है, आगे बढ़ा है। अब आज़ादी के लिए मांग और क्या हो गया है, जोड़ हो गया है। 1935 के बाद 1939 बहुत टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है, शुरू होता है कि नहीं होता है? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा और उसके तत्पश्चात, ठीक है, जो लाया गया है क्रिप्स मिशन आएगा कि भाई भारतीयों का सहयोग ले लें। गांधी जी वगैरह होते हैं, बोलते हैं हम सहयोग नहीं देंगे जब तक भाई हमको मंत्रिमंडल में अपना साथे नहीं बिठाओगे, माने केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। उसके बाद एक दो मिशन और आएगा, मैं उसको जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि पढ़ाया ही नहीं है अभी उसको। बस अब क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद तुम लोग ध्यान रखना कि जो एक बहुत अधिक सक्सेसफुल नहीं है लेकिन भारत के संविधान के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाया, वो क्या था, कैबिनेट मिशन। क्योंकि भारत का संविधान का संबंध कैबिनेट मिशन से है, इसीलिए कैबिनेट मिशन को आज हम लोग पूरा विस्तार से देखेंगे। और कैबिनेट मिशन को देखते हुए पूरा पूरा भारत का संविधान कैसे कैसे यहाँ पे बना, उसका हम लोग आज डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन के बाद, ठीक है, बीच में और भी मिशन आया है, ठीक है, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हुआ है। समझ में आ रहा है? उसी में, ठीक है, गांधी जी बोलते थे कि भाई ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, मैंने एक ऐसा तुम चेक दे रहे हो भाई जिसका बैंक कब बंद हो जाए कोई गारंटी नहीं है। मैंने अंग्रेजों के द्वारा उस समय मैंने लॉलीपॉप दिया जा रहा था, नहीं समझ रहे हो? लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि ये लीजिए, ठीक है, हम आपको परमिशन देंगे, आप तब ये खाइएगा, ठीक है। या इसका मतलब कि परमिशन नहीं देंगे तो भी एक्सपायर करवा दोगे, मैंने चेक नहीं समझ रही हो? ठीक है, अगर कोई तुमको चेक दे दिया जाएगा, चेक दे दिया गया भाई तुमको, लो भाई पैसा निकाल लेना, ठीक है, अब गारंटी नहीं है, जो तुमको अब चेक दिए हैं तो बैंक कब बंद हो जाएगा, आज चेक दिए क्या पता वो बैंक अब ये क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो कोई वैल्यू रहेगा? तो बीच में आएगा, ठीक है, देखेंगे, दो तीन मिशन है, खैर ठीक है, कम से कम ये नहीं लगना चाहिए कि हमने बताया नहीं था। अब हम लोग बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। भारत के संविधान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला यही है कैबिनेट मिशन, ठीक है। अब इस कैबिनेट मिशन को समझने से पहले कुछ बातें जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो बात चल रहा है 1946 का। 1946 में राजनीतिक गतिविधियाँ ब्रिटेन की बदल चुकी है, वहाँ पे लेबर पार्टी आ चुकी है। कौन आ गया है? लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी का जो प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री, उसका नाम क्या है? एटली। क्या नाम है? एटली। एटली आगे आज जिक्र आएगा। तब जब वहाँ का प्रधानमंत्री इटली है, तो भारत में उस समय कोई न कोई वायसराय होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। उस समय भारत का वायसराय होता है, ठीक है, वेविल, वेवेल बोलते हैं, हाँ, लॉर्ड वेवेल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो इन दोनों का नाम बहुत ज़रूरी है, लॉर्ड वेवेल और, ठीक है, एटली। तो अब यहीं इसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैंने बताया था कि अब जब स्थितियाँ बहुत अधिक बिगड़ जाएगी तो अब भेजा जाएगा किसको? कैबिनेट मिशन को। अब ये कैबिनेट मिशन है, मजाक नहीं है। कैबिनेट कैबिनेट कहाँ का है? इंग्लैंड का कैबिनेट। भाई मेन जो लोग होते हैं, मंत्रिमंडल के जो पार्ट होते हैं, उनमें से विचार विचार करके बोला गया कि आप लोग जाइए भारत में और वहाँ की स्थिति क्या है देखिए, ठीक है। तो अब इटली जो था लेबर पार्टी से था,
बताने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक ठाक लेबर पार्टी का पक्ष था कि भाई बहुत हो गया, भारत को आज़ाद क्या करना चाहिए, कर देना चाहिए। लेकिन भारत को जब आज़ाद करना चाहिए तो इतनी जल्दी मतलब ऐसा विचार नहीं था। मैंने ये लोग प्लान रखा था 1950 के, मैंने ठीक है बाद ही या फिर 1950 के आसपास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब तक हम लोग देखेंगे। इनका एक अलग तर्क होता है। ये लोग बोलता है कि भाई हम लोग आराम से मैंने भारत को पूरा का पूरा मैंने एक प्रशासनिक व्यवस्था के साथ सौंपना चाहते थे भाई, कि अच्छे से इनको भाई कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि भारत में जो सिस्टम था, अचानक अंग्रेज चले जाते तो क्या हो जाता, बिगड़ जाता, नहीं बिगड़ जाता। एक तो अंग्रेजों के रहते इतना बिगड़ा। खैर, तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक तरफ वेवेल और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इटली। अब इसी वेवेल के समय कौन आया, कैबिनेट मिशन आया। आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान रखना, वेवेल, ठीक है। अभी जितना बता रहे हैं सुनो, ठीक है। वेवेल के बाद आएगा। तो कैबिनेट मिशन कब आ रहा है? 1946 में। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन कब आएगा? 1947 में आएगा। वेवेल यहाँ पे देखना तुम, ये 1947 के फरवरी महीने तक रहेगा। अब फरवरी महीने में मार्च में कौन आएगा? माउंटबेटन आएगा। बस ध्यान से सुनते चलो, कोई चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। जहाँ कोई दिक्कत हो तब पूछो, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसकी जो अध्यक्षता की कैबिनेट मिशन की, वो किसने किया? सर पैथिक लॉरेंस ने किया। पीटी में पूछ लेता है, यही था हेड आदमी। कोई दिक्कत? क्योंकि कैबिनेट मिशन था कुछ लोगों का, कुछ लोग आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है, आएंगे। इन्होंने आया और बोल दिया कि भाई भारत में सबसे पहले ज़रूरत किसकी है? संविधान की। और ये जो संविधान है 1935 वाला नहीं, फिर से भारतीय लोग क्या करें, बनाएं, लेकिन हमारी उपस्थिति में बनाएं। भाई हम लोग देख ले कि भाई इनको शासन प्रशासन चलाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब हम लोग भारत को क्या करेंगे, देखेंगे हमें क्या करना है। कोई दिक्कत? तो इन्हीं लोगों के द्वारा मार्च 1946 में जब ये लोग आया है, सब मामला देखा है, तो संविधान सभा में कुल सदस्य इन लोगों ने कितना बोला, 389 निर्धारित कर दिया कि भाई 389 लोग क्या करेंगे, मिलकर संविधान बनाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 389 सीट निर्धारित कर दिया। अब किया होगा तो कुछ ना कुछ आंकड़ा रखा होगा कि नहीं होगा, कि भाई कितना लोग, मैंने एक एक क्षेत्र से कितने लोग आएंगे, एक क्षेत्र से कितने लोग आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन्होंने उस समय बोल दिया कि भाई 10 लाख लोग मिलके, कितना, 10 लाख लोग मिलके एक प्रतिनिधि को क्या करेंगे, चुनेंगे, एक प्रतिनिधि को। लेकिन ये जो 10 लाख लोग मिलकर चुनेंगे, ये 10 लाख लोग मिलकर नहीं चुनेंगे, बल्कि 10 लाख लोग में कुछ गिने चुने जो लोग होंगे, अमीर अमीर, मैंने सीमित मताधिकार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने 10 लाख लोगों के क्षेत्र में भाई कुछ मिल जाएंगे भाई, अच्छे अच्छे जो लोग, वहीं अपना एक प्रतिनिधि क्या करेंगे, चुन लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब इन्होंने क्या किया कि भारत का जो देसी रियासत था सबको शामिल कर लिया। मैंने एकदम पाकिस्तान से लेके इधर अरुणाचल प्रदेश से लेके इधर कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा शामिल कर लिया। तो इनकी एक अच्छी खासियत थी कि भाई इन्होंने पूरा का पूरा भारत को पहले बांटा नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, ब्रिटिश भारत से बोला गया कि भाई इसमें 296 यहाँ पे सदस्य रहेंगे। कितना? 296। 296 माने यहाँ पे 292 लेना, 292 माने ब्रिटिश भारत में जिसका डायरेक्ट कंट्रोल है। और चार चार कौन क्षेत्र है? तो यहाँ पे चीफ कमिश्नरी है। चीफ कमिश्नरी का मतलब ये ऐसा समझना है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन रहता था, मैंने अंग्रेजों का मैंने अधिकार था वहाँ पे। मैंने अंग्रेजों का तो बाकी सारे जगहों पे अधिकार था, लेकिन चीफ कमिश्नरी में मैंने वहाँ की जो कह सकते हैं कि जो एरिया होता था उसमें सिर्फ कौन रहता था, अंग्रेज रहता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए इसको भी हमने इसी के अंतर्गत डाल दिया। वो क्षेत्र है दिल्ली, कर्नाटक, अजमेर और कहाँ पे था, बलूचिस्तान। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट जगह था। अब देखो ये दिल्ली ऊपर होगा कि नहीं होगा, कर्नाटक कहाँ होगा, दक्षिण होगा, मेरवाड़ इधर होगा, है कि नहीं, मेरवाड़ राजस्थान, अजमेर, ठीक है। और इधर बलूचिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान होगा। यहाँ पे यही लोग थे, अंग्रेज लोग थे। इसको क्या बोला गया, चीफ कमिश्नरी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो 4 सदस्यीय क्या था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में। तो इनको भी एक एक क्या कर दिया, सीट दे दिया गया। कोई दिक्कत था? बाकी का जो 292 जो बटा, यही जो 62%, तीन 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 362 63% जो भूमि थी उसमें क्या किया गया, बांट दिया गया।
मैंने उस 62-63 भूमि में लगभग 75% लोग भारतीय क्या थे, डायरेक्ट अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम थे। बाकी तो कौन थे, रियासत वाले थे। कोई दिक्कत? तो 296 या प्लस कितना 93, ये किसके लिए हो गया, देशी रियासत के लिए। अब ऐसे समझा देता फिर तुम लोगों को बड़ा दिक्कत होता, लिख नहीं पाती हो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैंने इसे कर दिया है कि वैसे ही समझा दो। वैसे ही समझाए ना, कैसे? जो आप मतलब बनाते हैं। अच्छा, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, मतलब सेपरेट है। उनको दिक्कत है इसमें? बता ही रहा है इसको क्या करिएगा ना, आप अपने अकॉर्डिंग क्या करिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। 389 है, बांट लीजिएगा इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि लंबा जाएगा। वैसे सारा चीज़ है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप छांट लीजिएगा, कोई दिक्कत हो रहा है तो। क्लियर हुआ इतना, एकदम क्लियर, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्यों का क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। मैंने निर्वाचन मैंने, ठीक है, मैंने चुनाव चुना जाएगा, ठीक है। निर्वाचन मतलब चुनाव तो है ही, लेकिन वो चुनाव जो आज हम देखते हैं वैसे नहीं, मैंने चुना जाएगा सीमित लोगों के द्वारा। नहीं समझे? समझ रहे हैं। ठीक है, सीमित लोगों के द्वारा, मैंने सीमित लोगों के द्वारा जब आएगा तो प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा? क्या होगा? समझ में आया? तो सबसे पहला सवाल कि संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? प्रत्यक्ष रूप से। बीपीएससी कितने बार पूछ चुका है, ठीक है। लोगों को लगता है कि भाई उस समय बड़ा कन्फ्यूजन होता है, नया नया हम लोग भी थे तो लगता था कि भाई इतना बड़ा संविधान बना है, डायरेक्ट लोगों ने क्या किया होगा, चुना होगा। या अप्रत्यक्ष रूप से दे देगा या फिर सीमित मताधिकार दे देगा। इतना क्लियर हुआ? चलो, बोला गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। अब यही समस्या है, कितने लोग समझ जाते हैं कि पूरा का पूरा 10 लाख लोग मिलके क्या करेंगे, एक को चुनेंगे, तो फिर तो डायरेक्ट हो जाएगा, वो सीमित का मतलब ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा, इसका मतलब कि एक सदस्य 10 लाख लोगों को क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन 10 लाख लोग मिलकर उसको नहीं चुनेंगे। समझ में आया? जैसे आज मान लो एक सांसद को चुनना होता है, एमपी को, एमपी के लिए आज का आंकड़ा यही है कि लगभग 10 लाख लोग एमपी, मैंने 10 लाख सदस्य हैं, मैंने सॉरी 10 लाख भारत के लोग जो मिल के हैं एक किसी एक क्षेत्र में, ठीक है, एक क्या चुनेंगे अपने लिए, सांसद चुनेंगे। तो सबका अधिकार है कि नहीं यहाँ पे? है भाई, बिल्कुल है। जैसे मान लो हमारा ही है वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव क्षेत्र, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपका भी है, समझ रहे हैं ना? तो भाई सारा लोग को किसको चुनेगा, एक सांसद को चुनेगा। अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैंने मिनिमम 10 लाख रखा जाता है, संख्या अधिक भी हो सकता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा है, हमारे यहाँ लगभग 30 लाख पहुँच जाता है। सबसे बड़ा हम लोगों का क्या है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार में कौन है, पश्चिमी चंपारण वाला, और मतलब वहीं वाल्मीकि नगर वाला। सोचो 30 लाख लोग मिल के क्या चुन रहे हैं अपने लिए, एक सांसद चुन रहे हैं, मजाक बात नहीं है। जनसंख्या वहाँ विस्फोट हो चुका है। तो देखो अगला अगर होता है 2000 क्या बोलते हैं 21 की जनगणना होगी तो शायद कुछ मामला ठीक हो, लोग भाई 2 सांसद दे वहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? खैर, तो समझ में आया ना कि ये डायरेक्ट है और ये कैसा है, इनडायरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टेड क्या है लोग मौजूद हैं यहाँ पे। इसको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत बारीकी से तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा वरना फिर समस्या होगा। चलो, सदस्यों को 3 भागों में बांट दिया गया, जो भी सदस्य थे ये, ठीक है, मतलब 300 कितने थे, 89 थे, 389 में, ठीक है, सब बांट दिया गया। कैसे बांटा गया? पहला बोला गया सामान्य लोग हैं, दूसरा बोला गया मुस्लिम, और तीसरा सिख और पंजाब। तो सामान्य में तो कोई दिक्कत नहीं था, दिक्कत कहाँ था, मुस्लिमों में, ठीक है। मुस्लिम और सिख के लिए, इनके लिए क्या कर दिया गया भाई, मैंने एकदम आरक्षित कर दिया गया सीट, क्या बोलते हैं उसको, आरक्षित कर दिया गया। अभी देखेंगे हम लोग आरक्षित में आएगा इसमें, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे अब टोटल कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा है। इसका मतलब कि 3 भागों में जब बांट ही दिया गया है तो क्या देशी रियासत में अलग धर्म के लोग होंगे? तो यहाँ पे टोटल कितना है, 389 है। अब नहीं यहाँ से कटेगा, सामान्य में, मुस्लिम में, सिख, पंजाब में, जो भी देशी रियासत में, वो सब क्या करेगा, किनारे हट जाएगा। तो जब किनारे हट जाएगा तो सीट क्या करना पड़ेगा, यहाँ से घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा।
तो अभी हम लोग देखेंगे। देखो क्या हुआ। पृथक पाकिस्तान की मांग को इन्होंने नामंजूर कर दिया। जीना चिल्लाया, ठीक है, क्योंकि 1946 में इसने क्या दिया था, पाकिस्तान प्रस्ताव के लिए दिया था, मना कर दिया कैबिनेट मिशन ने कि ना भाई हम ये गलती नहीं करेंगे। यहीं से मामला और क्या हो गया, बिगड़ गया। जैसे कैबिनेट मिशन ने अंग्रेजों के द्वारा जब मना कर दिया गया, हिंसा क्या हो गया, बड़ी जोर से भड़क गया। समझ रहे हो ना। तो यही है। अब एक पक्ष को तुम लोग हिस्ट्री में देख चुके हो। ये सारा का सारा जो प्रक्रिया है पॉलिटी का पोर्शन है। इसीलिए बोला जाता है कि दोनों को जब मिला के पढ़ोगे बेहतर समझ में आएगा। अब दोनों को मिला दो, जियोग्राफी पता ही नहीं है हमें कि कहाँ से कहाँ का राज्य शुरू होता है, कहाँ से कहाँ का बाउंड्री शुरू होता है, ठीक है। तो जियोग्राफी भी जरूरी है यहाँ पे। समझ में आ रहा है। तो समझ में आया पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री का कैसे यहाँ पे एक संगम हो रहा है, जो अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, तुमको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यही होना चाहिए, यही असली पढ़ाई का जो मोटिव यही होता है। तो कोई दिक्कत नहीं। पृथक पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया गया, नामंजूर कर दिया गया। अच्छा लग रहा होगा, लग रहा है ना। रिजल्ट पता है तो क्या लगेगा, रिजल्ट नहीं पता था तो लगता है कि हाँ कुछ नया होने वाला है। जुलाई अगस्त में, ठीक है, हुआ कि ठीक है भाई 389 सीट है, तो जुलाई अगस्त में 1946 में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हो गया, संविधान सभा के लिए चुनाव कराने का इन्होंने आदेश दे दिया। यही अप्रत्यक्ष चुनाव कि भाई मिल के लोग क्या करेंगे, चुनेंगे। इसमें देशी रियासत मना कर दिया, भाग ही नहीं लिया, ना भाई भाग हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। 93 जो सीट था ऐसे ही क्या गए, खा गए, मैंने खत्म, ठीक है। अब बच रहा है कौन सा, ब्रिटिश प्रांत वाला, ठीक है। अब ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आने वाले जो 296 जो सीट दिया था, 392 किसको दिया गया, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत। और 4 क्या था, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के लिए क्या हुआ, चुनाव हुआ। अभी मुस्लिम लीग नहीं है, अब आएगा यहाँ पे। अब 296 में देखो 4 तो घट गया, बचा कितना, 294। अब देखो 294 ना, 292, 292 में 208 सीट किसको आया, कांग्रेस को, ठीक है। और 78 मुस्लिम सीट को जो आरक्षित किया गया था, उसमें 73 में कौन जीत गया, मुस्लिम जीत गया। तो कुल मिला के यही आंकड़ा है, ध्यान रखना। अब 208 ये ले लिया सब, ठीक है। और कितना जीत गया सब, 73, कितना हो गया, 8 3 11, 7 1 8, 281। अब कितना पहुंचाना है, 292 पहुंचाना है ना। अब बचा रहा है 11 सीट। 11 सीट सिख में कौन लोग है भाई, सिख पंजाबी लोग हैं, ये ले गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 208 प्लस 73 और प्लस कितना 11, 221 प्लस कितना 11। ये कौन है भाई लोग, सिख पंजाबी लोग। अब सिख पंजाबी प्लस अन्य लिख देता हूँ, अन्य भी में प्लस अन्य। हमने कितना पहुँचा दिया, 292 पहुँचा दिया। अब यही था, माने मुस्लिम लीग की एक गलती मानी जाती है यहाँ पे कि जब भाई तुमने पृथक पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया कैबिनेट मिशन के द्वारा, तब भी तुम क्या लड़े, चुनाव लड़े। समझ में आ रहा है, नहीं लड़ना चाहिए था ना भाई, मत लड़ो भाई, काहे तुम चुनाव लड़े। अब फिर इतना सीट जीत लिए, तुमको क्या लगा कि भाई तुमको सारा सारा सीट मिल जाएगा। अब इसको लेकर हम लोग एनालिसिस करेंगे मेन टॉपिक में। बस ये है मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी क्या गलती, नहीं चुनाव लड़ना चाहिए उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कैबिनेट मिशन को क्या लगा भाई कि भाई अब इसका मतलब कि भाई हमने उसकी मांग को ठुकरा दिया है, चुनाव भी लड़ रहा है, तो इसका मतलब कि वो मिलना चाहता है, मिल के संविधान बनाना चाहता है। इतना क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा आया, मैंने जो आंकड़ा आ गया कितना, 292, ठीक है। अब प्लस इसमें 8 सदस्यों को और क्या किया गया, जोड़ लिया गया। ये 8 सदस्य है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, ठीक है। अभी रुकेंगे, इसको पॉलिटी में समझेंगे। ये 8 सदस्य कहाँ से, हमने कुल मिला के जान लो कि पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 300 थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 300 जो तुम लोग 292 जो अभी देख रही हो, इसमें माइनस करना पड़ेगा कितना, 73, क्योंकि संविधान सभा में क्या किया भाई, मुस्लिमों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अभी इसको माइनस मत करो, अभी इसको रहने दो, ठीक है। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 300 थी। अब कैबिनेट मिशन इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, इम्पोर्टेंट है। कैबिनेट मिशन योजना का संविधान निर्माण की दिशा में विशेष महत्व है।
कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अनुरूप ही भारतीय संविधान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब कैबिनेट मिशन को लग गया भाई, देखो जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ, सारे लोग यहाँ पे जीत उत का आ गए, सोचो 2 महीना में उस समय चुनाव हो गया, तो कभी भी प्रत्यक्ष चुनाव हो सकता है। आज की तरफ ईवीएम मशीन नहीं है, बटन दबाए टें से कल रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसका मतलब सीमित मताधिकार गया था। 2 सितंबर 1946, लोड नहीं लेना है, बस सितंबर जानना है। सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का क्या हुआ, गठन हुआ। अब भाई बोला, वेबल ने बोला कि भाई कैसे चलेगा देश, तो भाई संविधान बनाने जा रहे हो तो ऐसा करो कि भाई अब पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, ये सितंबर चल रहा है, इस समय तक हिंसा क्या हो चुका है, भड़क चुका है, सारा लोगों सबको भाग रहा है, समझ में आ रहा है ना। बोला कि भाई देश को चलाने के लिए क्या कर लो भाई, अंतरिम मंत्रिमंडल का क्या कर लो, गठन कर लो, लेकिन उसमें हम रहेंगे, अभी वाइस राय मैंने उसका प्रमुख रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखना। तो आरंभ में मुस्लिम लीग ने इसमें क्या किया, भाग नहीं लिया। बाद में 26 अक्टूबर 1946 को लीग के 5 सदस्यों के अंतरिम मंत्रिमंडल में क्या हुए, सम्मिलित हो गए। मैंने 5 जो सदस्य था मुस्लिम लीग का, 73 में से 5 सदस्य घट के कहाँ आ गया, कांग्रेस में आके मिल गया। होते हैं, देखोगे तुम लोग, हेर फेर होते रहता है, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ से मामला हो गया। अब देखो कितना, 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन है भाई, कि ये शिक्षा मंत्री है, ये सेना मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है, सब होगा नहीं होगा, ये रोड मंत्री है, ये है मंत्रिमंडल का संबंध इससे है, जैसे आज वर्तमान में तुम लोग क्या कर रही हो, देख रही हो, कोई दिक्कत। तो यही मैंने बोला कि भाई इनको देश भी चलाना था और संविधान भी बनाना था, ठीक है। बड़ी समस्या थी, इतनी आसान क्या थी, नहीं थी। इसमें क्या कोई अब अलग लोग आए होंगे, नहीं, इसमें वही लोग थे जिनको अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा क्या किया गया था, चुना गया था। इस प्रकार सरकार का अध्यक्ष, बड़ा रोमांटिक चीज है, देखो अध्यक्ष कौन था तत्कालीन, वायसराय लॉर्ड बेवल था, मैंने अभी भी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसका उपाध्यक्ष, ठीक है, कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिक्कत। अब जब आ गया सब मिल के, देखो अभी तक 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ था तो मुस्लिम लीग से सब आया क्या था, नहीं था। 26 अक्टूबर 1946 को बीच में तब तक आ गया सब, 5 सदस्य आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब इस प्रकार अब पुनः क्या किया गया, इसका पुनर्गठन किया गया। पहले मुस्लिम लोग के 5 लोग नहीं आया था, अब आ गया तो फिर से क्या कर दिया गया, पुनर्गठन कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इस 12 सदस्यीय अंतरिम में जो भी स्वास्थ्य, बिजली, रेल, मैंने रेल जो भी दिया गया था, अब 5 लोग आया है तो इनको भी कुछ ना कुछ पद बढ़ा देना पड़ेगा, नहीं तो फिर भाग जाएंगे लोग। समझ में है कि नहीं आया। तो भाई इनको भी कुछ ना कुछ पद दिया गया। अब हम लोग पॉलिटी में जानेंगे, यही प्रक्रिया चल रहा है, यही खेल हो रहा है, मतलब इसको निगोसिएशन बोलते हैं। होता है ना, अभी नेता लोग क्या है, अभी नीतीश कुमार कहाँ झोंक रहे थे भाई, जब 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, बड़ा पद नीतीश कुमार को नहीं दिया गया, छोटा पद दिया गया था। मैंने अंदर अंदर से हो जाता है कि किसको कौन पद देना है, ठीक है। तो मोदी आते बोल दिए कि देखिए भाई सारे लोग हमारे समान हैं, लेकिन कुछ में इसमें जो लोग हैं भाई उनको, ठीक है, पार्टी मैंने उनको ये पद सौंप रही है। मैंने इसका मतलब कि भाई किसी को अगर ना मिले तो भाई वो लोग नाराज ना हो, सबको तो सांसद ही है, ठीक है, सब कोई जीत के ही आया है। समझ में आ रहा है ना। तो नीतीश कुमार को बड़ा पद चाहिए था, ठीक है, और बड़ा पद उनको दिया नहीं गया, छोटा पद उनको दिया गया। फिर नीतीश कुमार ने मना कर दिया, हम लेंगे ही नहीं। तो क्या ये बातें खुल के लोगों के सामने आएगी, ये बातें, ठीक है, वो पार्टी में क्या होता है, फैल जाता है। गठबंधन का सरकार है ना, गठबंधन का सरकार में नेता सब उल फुजूल मैंने बयान सब दे ही देगा। तो समझने की कोशिश कर रही हो नहीं कर रही हो। ठीक वही चीज़ हुआ, मैंने 12 जो सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ, इसका फिर से क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया, ठीक है। इसमें से 5 में से 3 सदस्यों को कोई ना कोई पद दिया जाएगा। अब नाम ये याद रखना पड़ता है, बड़ा पूछता है। नाम मैंने लिख के यहाँ पे लोड नहीं दिया है तुम लोगों को, ठीक है, ताकि ये ना लगे कि अभी से मैंने, बस कॉन्सेप्ट समझो कि क्या हो रहा है, कितना नेगोशिएट हो रहा है। यही है भारत का वायसराय लॉर्ड वेबल भाई साहब, ठीक है, उस समय देखो, ठीक है, कोई दिक्कत। पद जो था इनका, ठीक है, पद बहाल जो हुआ था 1 अक्टूबर 1943 से था और 21 फरवरी 1947 तक रहा है, वायसराय बन के रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने कितना दिख रहा है, मैंने 5 साल है कि नहीं है, लगभग 5 साल।
ये अगर 1 अक्टूबर पहुंच जाता तो 5 साल और क्या हो जाता पूरा पूरा। 5 साल नहीं, 4 साल। 4 साल 4 साल यही है, ठीक है। लॉर्ड वेवेल, वायसराय वेवेल, लॉर्ड लगा दिए थे, क्या करोगे। दिल्ली में भी मकान मालिकों को लैंड लॉर्ड बोला जाता है। मकान मालिक को लैंड लॉर्ड, भाई मैंने इसके घर पे हम रह रहे हैं, ठीक है। इसके समय जो राजा था ब्रिटेन में, उसको जानना जरूरी है। राजा कौन था इसके समय? जॉर्ज पंचम। ध्यान रखना, राजा जॉर्ज पंचम। ये राजा जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चलते रहता है, ठीक है। वहाँ की महारानी का 2 ही नाम है, एलिजाबेथ प्रथम द्वितीय तृतीय, या फिर ठीक है विक्टोरिया, विक्टोरिया प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है। ये चलता रहा था, हालांकि आसान है, ठीक है। जैसे फ्रांस में लुई 13, 14, 15, 16 चलता रहता था। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो उस समय जो, इसके समय जो 2 प्रधानमंत्री हुए, पहला तो था चर्चिल, पूंजीवादी का समर्थक। 1945 में इसको क्या कर दिया गया? भगा दिया गया। चुनाव हुआ, हार गया। उसके बाद कौन आ गया? एटली आ गया, क्लेमेंट एटली। 1945 से 47 के बीच यही एटली मैंने लिखा हुआ था, एटली लिखा था ना, उसका पूरा नाम है क्लेमेंट एटली। हाँ, लेबर पार्टी का चुनाव हुआ था। बिल्कुल देखो, एक देखोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग फैलाना पड़ता है, थोड़ा वहाँ भी देखना है कि वहाँ क्या चल रहा है, और यहाँ भी देखना होता है क्या होता है। अब मैंने बताया था कि भाई 1945-47 द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अमेरिका नोट दे रहा है किसको? ब्रिटेन को, कि यार तुम्हारे वजह से बार बार तुम क्या करा दे रहे हो? लड़ाई करा दे रहे हो। जितना उपनिवेश है सबको क्या करो? आज़ाद करो। नहीं पढ़ाया था? पढ़ाए थे। यही है वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है। दबाव है, ये लेबर पार्टी भी है, ठीक है। तो विचारधारा मैच कर गया, सेट कर गया। इसके पहले जो वायस राय था उसका नाम क्या था? लिन लिथगो। इसका भी बड़ा नाम इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो आएगा मन, इसका उत्तराधिकारी, उसका नाम क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। तो जस्ट फरवरी में गया और मार्च में कौन आ गया? लॉर्ड माउंटबेटन आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है। अब जाएगा, बोलेगा करे जाइए संविधान बन रहा है भारत में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो उसको पता है कि क्या हो रहा है भारत में, संविधान बन रहा है कि लोग वहाँ पे विद्रोह कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्थिति एकदम बदल गई है। चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं संविधान सभा, ठीक है। वो दिन फाइनली आ ही गया। अंतरिम सरकार का क्या हो गया? गठन हुआ था, उसका पुनर्गठन हुआ, सरकारें बन गई, ठीक है। कोई दिक्कत? और पूरा का पूरा जो संविधान सभा के लिए 300 लोगों को क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। अब यही सारे लोग मिल के संविधान क्या करने लगे? बनाने लगे। कोई दिक्कत? अब 300 लोग ही हैं यहाँ पे। अब इसमें मुस्लिम लीग का काउंटिंग होगा? नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या हो चुका है भाई? बहिष्कार कर दिया इसका। देखेंगे अभी आएगा यहाँ पे। देखो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के, यही है कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल जिसको बोला जाता है पहले, संसद भवन को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल माने, ठीक है, संवैधानिक भवन जिसको बोला जाता था। ये बहुत बना है, पहले 1921 में बना था ये, जो दिल्ली का जो देख रही हो ये, ठीक है। यहीं तो अंग्रेज देखो आया, सब दिल्ली पे ही निगाह था ना सबका। 1857 की जब क्रांति हो जाएगी तो उसके बाद महारानी विक्टोरिया आएगी। समझ में आ रहा है? महारानी जब विक्टोरिया आएगी तो फिर दिल्ली को उसके लिए सजाया जाएगा कि अब दिल्ली है। समझ में आ रहा है ना? दिल्ली का महत्व बढ़ गया, मतलब दिल्ली का एकदम कॉन्सेप्ट था ही, जो दिल्ली में है पूरे भारत में राज करेगा। इसीलिए महारानी जब विक्टोरिया आएगी तो दिल्ली में आएगी, दिल्ली दरबार सजेगा पूरा, ठीक है। दिल्ली दरबार सजेगा पूरा एकदम जम के, एकदम। अब ठप्पा लग गया। उस समय तक मुगल बादशाह को बहादुर शाह जफर हो के क्या कर दिया गया था? भगा दिया गया था। दिक्कत? तो ध्यान रखना, संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसे अब संसद भवन की, ठीक है, केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। उस समय जब ये सब लोग इकट्ठा हुए 300 लोग, तो उस समय सबसे सभा के बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं को ध्यान रखिएगा, सभा का कैसा सदस्य बनाया गया? अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। कि माने अब जो पूरा का पूरा भाई लोग बैठेंगे हम लोग, ठीक है, दिन का कोई ना कोई हेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हेड होंगे, कौन होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसको मैंने बीपीएस से, मैंने स्टेट पीसीएस तो उसको पूछ ही लेता है सब।
लेकिन बड़ा दिक्कत होता है कब, जब दूसरा लाइन पढ़ोगे तब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। ये कैसे बने थे? अस्थायी। ये कैसे बने थे? अस्थायी। अब लड़का सब क्या करेगा, देखते एकदम सजनासन से नौकर करेगा, गोला भर देगा, तब तक एक्सीडेंट हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अस्थायी बोल रहा है कि अस्थायी बोल रहा है। समझ में आया? मैंने देखते होता है ना, मैंने आत्मा से खुशी निकल जाता है, तुरंत टिक कर दिया, मैंने पढ़े ही नहीं क्या पूछ रहा है। हाँ 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 ठीक है, अध्यक्ष बोल रहा है, हाँ हाँ मैंने अध्यक्ष देखे हम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गलती जो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, वो गलती नहीं करना। यही उनका, ठीक है, सिंबॉलिक चित्र देख रही हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, असेंबली का यही था, भारत माने गजराज का सिंबल था। ठीक है, देखो भारत पूरा एकदम पाकिस्तान से लेके कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है? ऐसे बड़ा कमज़ोर दिखता है, इधर नहीं है, ऊपर दब जाता है। ये है हमारा अखंड भारत। ठीक है, खैर चलो, अब तो क्योंकि यहाँ पे संविधान सभा था उस समय, पूरा ऑथराइट अलग क्या हुआ था? नहीं हुआ था। 1946 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो दिक्कत, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की क्या कर ली, वहाँ पर नाम कर दी कि भाई तुम लोग संविधान बना रहे हो, हम अपने लिए क्या करेंगे, संविधान बना, हम तुम लोगों में आकर नहीं मिलेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो चलो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यही है संविधान सभा। ठीक है, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया, अध्यक्ष और प्लस क्या, सभापति, बार बार। ठीक है, जो राजेंद्र प्रसाद है देखोगे तुम लोग, इसे जो बना रहता है ना, बीच में आके बार बार यहीं पे रहते हैं राजेंद्र प्रसाद। कोई दिक्कत? राजेंद्र प्रसाद और एक व्यक्ति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सॉरी, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यही है सभापति। तो एक सभापति हो गया और दूसरा अध्यक्ष। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को और सभापति डॉक्टर अपने, अब दोनों कुर्सी में क्या करेंगे, आके बैठेंगे। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल पड़ा, लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। याद रहेगा जिंदगी भर। तो सोचो, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया अध्यक्ष, है कि नहीं है, और उसमें किसको बनाया गया, सभापति बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार के हैं, कहाँ के, बिहार के। सर्च मार लेना कहाँ के हैं, ठीक है, मुंह मत देखते रहना सब। ठीक है, बड़े बड़े लोग होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, कभी गूगल में सर्च मार के देखना इसी नामों को, बिहार के लोग हैं, बीपीएससी पूछ लेगा, सब मुंह बात होगी सब। बिहार का जो भी कुंवर सिंह, मैंने जो भी पर्सनालिटी है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऐसे लोग जब भी नाम आए उनकी जीवनी को एकांत कभी टाइम मिले तो अपने से सर्च मार के क्या करो, देख लिया करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो सब बोल देगा कि बिहार में हो, बिहार का होकर, ठीक है, देखो भाई सिविल सर्विस की तैयारी कर रही, पता नहीं है, बड़ा शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को निर्मात्री समिति का अध्यक्ष क्या किया गया, चुना गया। यही है निर्मात्री। ठीक है, समिति है, क्या है, समिति है। निर्मात्री का मतलब होता है प्रारूप, हाँ समिति है यहाँ पे, निर्मात्री समिति का है यार, बोल रहे हैं ना समिति है यहाँ पे, सीमित। निर्मात्री का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, निर्माण करना, इसको बोलते हैं प्रारूप, रूप देने वाला, प्रारूप समिति भी आ पाता है। इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्ट, क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। तो बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा पद था। मैंने मेन अगर देखो तो सबसे बड़ा पद क्या था संविधान में, यही था। मैंने सब चीज़ जो कर रहा है उसका क्या करना था, मैंने जींद इन्हीं को चढ़ाना था। ठीक है, रूपरेखा इन्हीं को तैयार करना था, जींद। हाँ, जींद चढ़ाने का मतलब ये नहीं था कि भाई, ठीक है, सब देखें पन्ना कटा फटा है कि नहीं है, ठीक लिखा है कि नहीं है, ठीक है, तब जाके इनको वो क्लियर करना था। एक एक मैंने चीज़ों को इनको क्या करना था, पूरा पूरा पीर बना था, बारीकी से देखना था। समझ में आ रहा? इनकी भी कहानी लंबी चौड़ी है। वही बूढ़ू बोल गए थे कि भाई इसके बिना संविधान मत बनाना। ठीक है, बहुत होशियार आदमी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? काफ़ी, ठीक है, कई कई देखोगे 11-12 इनके पास पीएचडी का डिग्री है, अंत नहीं है, बहुत टैलेंटेड आदमी है। ठीक है, हर एक क्षेत्र में पीएचडी किए हुए हैं एकदम। पीएचडी समझ में आता है कि नहीं आता है? मैंने आदमी एक ज़िंदगी में पीएचडी नहीं कर पाता है, 11-11, 12-12 पीएचडी। ठीक है, हाँ, पीएचडी का मतलब डॉक्टर की उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि। अभी बीए करोगे, एमए करोगे, मैंने जो भी है मास्टर डिग्री के बाद, ठीक है,
फिर तुम्हारा ऊपर क्रिया शुरू होगा। कितना साल में कर लेती हो डिपेंड करता है। टैलेंट रहोगे 2 साल में कर लोगे, नहीं तो वो 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझो कि उतना उतना डिग्री रखने वाला, ठीक है, बहुत टैलेंट होगा। खैर वो तो हम अम्बेडकर की बातें हो गई। अब संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 बैठक किया। कितना? 114। और कुल कितना अधिवेशन हुआ? 11 अधिवेशन हुआ। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे गूगल में देख लो। हाँ 114, मैंने 115 लिखा था क्या? 165 लिखे थे। अच्छा, थोड़ा सा उसको देख लेना सब, ठीक है। 100, मुझे लगा कि मैं उतना ही लिख रहा हूँ। ये है खूबसूरत, ठीक है, संविधान सभा। देखो राज्यसभा का ये पूरा का पूरा वेबसाइट है, ठीक है। तो उस समय देखो कितना सारा, लगभग 30 से अधिक क्या है, ये पूरा पूरा बटा हुआ 1949 की स्थिति के अनुसार। देख रही हो, मद्रास प्रांत है सब है। इसको नहीं देखना है, बस देखते चलो, फिर लो। देखो कितना बटा हुआ है, सौराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, विंध्य प्रदेश, कच्छ। धीरे धीरे फिर इसका क्या किया गया, ठीक किया गया। अब मद्रास से कितने लोग चुने गए थे, देखो सब लास्ट लिस्ट दिया है ना। अब कौन कौन लोग थे याद कभी कर हो पाएगा? इनका नाम भी नहीं मतलब पूछता है एग्जाम। उन्हीं का पूछेगा भाई, जो जिनको पद क्या हुआ था, मिला हुआ था, मैंने उस मंत्रिमंडल में कोई ना कोई पद मिला था। तो सब वो ये लोग हैं। देखो अब महाराष्ट्र से हो गया, बम्बई से इतने लोग चुने गए थे, दिखाई दे रहा है ना। पश्चिम बंगाल से, संयुक्त प्रांत से, सब मैंने जो क्षेत्र है ऊपर, बिहार से। दिक्कत देखो, बिहार में एक नाम है सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आएगा यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट। कहाँ पे? वहीं पे थोड़ा नीचे की हाँ यहीं पे सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आ रहा है ना यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। तो फील आ रहा है ना देख के कि देखो कैसे उस समय बना हुआ है, ठीक है। यही है संविधान सभा का पहला दिन, 9 दिसंबर 1949 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसे अब संसद भवन के नाम से जाना जाता है। दिक्कत देखो, ये राज्यसभा का क्या है, वेबसाइट है ऑथराइज्ड, जिसको तुम लोग देखती हो। दिक्कत अब ये सब तथ्य दिया हुआ है, ठीक है। आएंगे और जवाहरलाल नेहरू कुछ भाषण देंगे, या ये अभी नहीं देखना है। यही है सत्र, कितना सत्र हुआ है? 11 सत्र, 11 बैठक, दिखाई दे रहा है, पहला सत्र। हाँ 9 से 23 दिसंबर, 9 से कितने के बीच? 23 दिसंबर के बीच। अब 9 से 23 दिसंबर के बीच सोचो कितना दिन आएगा, 12-13 दिन आएगा कि नहीं आएगा? 9 1 10, 14 दिन आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई कोई सत्र 14 दिन का है, कोई कोई सत्र अधिक भी है, कोई कम भी है। ये देखो ये कितना लंबा चला, नवंबर से जनवरी तक चला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको देख लेना कौन सत्र सबसे लंबा चला था, ठीक है। तो 11वां सत्र खत्म हो गया 14 से 26 नवंबर, यही है 26 नवंबर, मैंने 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। यही एग्जाम में क्या करता है, पूछ लेता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये है महत्वपूर्ण समिति है, दिखाई दे रहा है समिति का नाम जो मैंने दिखाया था, उनके कौन कौन अध्यक्ष है। देखो संचालन समिति, बड़ा इसमें है पेज है, ठीक है। ये आगे तुम लोग जानना इसको, कोई दिक्कत? इसको बड़ा कर देते हैं, वरना फिर तुम लोगों को लगेगा कि दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा। ये है 17 है, देखना सब वीडियो, ठीक है। ये नहीं कि वरना फिर ये नहीं मिलेगा। अब रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है, पहले नहीं होता था क्या। ये सत्र मत लिखना, देख लेना मतलब कैसे कैसे हुआ है। यहाँ पे लिखोगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके क्या है, अध्यक्ष हैं। संचालन समिति क्या था, वित्त अष्टाप समिति क्या था, आवास समिति क्या था, दिखाई दे रहा है ना, सब यहाँ पे दिया गया है। 31 दिसंबर 1947 की स्थिति के अनुसार भारत के संविधान सभा के सदस्यों की, ठीक है, राज्यवार यहाँ पे संख्या प्रांत 229 बताया गया। भारतीय रियासतें कितनी थी? 70 थी। अभी 70 में देखो, 70 में अलवर में 1 था, बड़ौदा में 3 था, ठीक है, ग्वालियर में 4 था, छोटा छोटा रियासत, ठीक है। तो बस इतना ही था, मैंने लगना चाहिए। तो शुरू हो गया, मैंने 11 अधिवेशन, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। पूरा कोई मतलब झिझक नहीं चाहिए यहाँ पे, एकदम अभी से क्लियर कर लो। इसकी बड़ी खासियत 2 चीज़ थी कि इसकी बैठक में प्रेस और जनता को भाग लेने की क्या थी, स्वतंत्रता थी।
भाई आराम से भाग क्या कर सकते थे, ले लिख सकते थे। कुछ मनोहर चित्र देख लो, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यही है, हो रहा है। देखो टोपी वाले भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, नवाज जवाहरलाल नेहरू, सब लोग बैठे कि नहीं बैठे? ऐसे ही हो रहा है, ब्लैक एंड वाइट। दिक्कत दिखाई दे रहा है ना एकदम। जब देखोगे वही एपिसोड, क्या बोलते हैं, संविधान वाला, फिर तुमको ये सब चीज़ दिखाई देगा वहाँ पे। ठीक है, तो शुरू हो गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, मैंने कुल 114 दिन की बैठक हुआ, और इसमें टोटल सत्र कितना हुआ? 11 हुआ। सत्र अधिवेशन कोई एक ही चीज़ है, ठीक है। 114 दिन के 165 दिन, ठीक है लिखे थे 165 दिन, अरे 114 दिन है यहाँ पे, मैंने पूरा 114 दिन की बैठक हुआ है, नहीं समझे? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। 100, एक मिनट, 11वें अधिवेशन माने 165वें दिन, ठीक है। ऐसा अटपटा लग रहा है, रुको तो। हाँ मैं समझ गया, क्या हुआ? हाँ एक बुक था यहाँ पे पॉलिटी का, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, नहीं तो पता चला कि तुम लोग रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा। फिर कितना दिन हुआ? 165 दिन, ठीक है। यही है ना टोटल, यहाँ सेम होना चाहिए ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो 165 दिन की बैठक हुआ। और इसमें सबसे बड़ी खासियत थी कि इस बैठक में प्रेस और जनता को भाग लेने की क्या थी? स्वतंत्रता। प्रेस माने मीडिया, माने ये जाके पूछ सकते थे, आम लोग भी जाके क्या कर सकते थे? बैठ सकते थे। अब आम लोग मैंने परमिशन लेना पड़ता था, ये नहीं कि कोई मुंह उठा के चल जाए। वैसे तो सारा भारत के लोग चल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। परमिशन लेके मैंने बैठ सकता, मैंने जो इसके सदस्य नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस तिथि का उल्लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका में इस प्रकार मिलती है कि अपनी संविधान सभा में, याद आ रहा है, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रकटित करते हैं। सोचो कितना अच्छा लग रहा होगा, कम से कम रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा? भाई इस दिन अब मैंने संविधान सभा के द्वारा जितने भी लोग थे वे सबके द्वारा इस संविधान को पूरा का पूरा क्या कर लिया गया, अपना लिया गया कि भाई मैंने ये हमारा यही रहेगा फाइनल। कोई दिक्कत हमें, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे यही है, ठीक है। भारत का संविधान बुक दिखाई दे रहा है, यही है मोटी बुक, ऊपर का यही है कवर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे 4 सिंह वाली मूर्ति लगी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, लागू करने से पूर्व 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक क्या की गई थी? बुलाई गई थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति क्या कर लिया गया? चुन लिया गया। अब राष्ट्रपति क्यों चुन लिया गया? जरूरी था कि नहीं चुना था? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अभी संविधान बन गया, भारत का प्रथम राष्ट्रपति का पता नहीं है, क्योंकि इसके तहत ये पता लग गया कि भाई कार्यपालिका है कि नहीं है, विधायिका क्या, और न्यायपालिका। पता है तुम लोगों को? अब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका का दिक्कत नहीं है भाई, जो भी लोग एग्जाम देगा, टैलेंट होगा, उसको चुन लिया जाएगा। अब कार्यपालिका के लिए समस्या क्या है? यहाँ पे एक पहला विधायिका या कार्यपालिका आएगा, मारेंगे जहाँ पर पहले कार्यपालिका आएगा। कार्यपालिका विधायिका को क्या करता है? शपथ दिलवाता है। समझ में आया कि नहीं आया? कार्यपालिका विधायिका को क्या करता है? शपथ दिलवाता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति को चुनना क्या था? जरूरी था। तो राष्ट्रपति को पहली बार जब चुना गया तो आपसी सहमति के क्या कर लिया गया? चुन लिया गया। कोई चुनाव हुआ इनके लिए? नहीं हुआ। आज चुनाव होता है, कैसा चुनाव होता? अप्रत्यक्ष चुनाव होता। लेकिन उस समय अप्रत्यक्ष चुनाव भी हुआ, मैंने आपसी सहमति से संविधान सभा के द्वारा जो लोग थे वही चुन लिया गया कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होंगे? हमारे राष्ट्रपति रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए राष्ट्रपति क्या कर लिएगा? चुन लिया गया। लेकिन विधायकों को चुना जा सकता था? फिर ये चुन लिया जाता तो भाई नेहरू ने दरवाया था कि हम गणतंत्र हैं। गणतंत्र का मतलब होता, ये तो एक सिस्टम बना लिया गया ना। सारा खेल कहाँ फंसा है? इस विधायिका में फंसा हुआ।
इसीलिए देखो राष्ट्रपति चुना गया था राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को क्या किया गया, इसी समय अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत मने वंदे मातरम और राष्ट्रगान मने क्लियर है कि नहीं है तो बड़ा आवाज़ धीरे धीरे निकल रहा है, कोई दिक्कत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन, ठीक है। राष्ट्रगान को किसने लिखा? और राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। अब यहाँ बड़ा खेल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है 26 नवंबर और यहाँ पे क्या लगा है 26 जनवरी। लड़का सब देखेगा नहीं, क्या पूछ रहा है। भारत में जो लागू किया गया है कब, 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी जो 1949 को संविधान बन गया, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, उसको अपना लिया गया। अभी उसको पूरे भारत में लागू नहीं किया गया। मैंने 26 जनवरी नहीं 26 नवंबर, समझ में आया। अब यहाँ पे संविधान सभा के द्वारा क्या कर लिया गया, 26 नवंबर 1949 को मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम अपने अंतरात्मा से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सारे लोगों ने क्या कर दिया, साइन भी कर दिया। सारे लोगों को उसमें साइन मिलेगा, सारे संविधान सभा के सदस्यों को तुमको संविधान में साइन मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखना, साइन मिलेगा। लेकिन वही था कि भाई अब एक कैसे डेट को इसको क्या किया जाए, लागू किया जाए, जिससे कि क्या हो भाई, कुछ न कुछ हमारी मतलब कुछ यादों से क्या हुई, जुड़ी हो। एक ऐसा डेट भाई लाया जाए जिसका कॉन्सेप्ट है, तुम लोग पता है पहला जो कॉन्सेप्ट वही था 26 जनवरी 1930 को जो नेहरू के द्वारा जो लाया गया स्वराज के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो भाई इसीलिए चुना गया कि स्वराज का मतलब क्या है कि भाई स्वराज माने हम खुद राज करें। भाई अब हम खुद राज कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथों में हमारे द्वारा लिखित क्या है, संविधान है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसको एक उत्सव के रूप में मनाया गया जिसको आज गणतंत्र दिवस बोलते हैं। कितना आसान है कि नहीं है। इसीलिए फिर से पूछा जाएगा गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, तो दो कारण है भाई। एक तो पहली बार स्वराज की अवधारणा 26 जनवरी 1930 को आई, और जब हमारा संविधान बन गया था 1949 को ही बोलना बन गया था, 26 नवंबर 1949 को बन गया था। लेकिन उस 26 जनवरी 1930 की अवधारणा को सच करने के लिए, ठीक है, उसको ज़मीन पे उतारने के लिए, क्योंकि जो उस समय की जो स्वप्न था, इसको जोड़ सकती हो अपने तरीके से तुम लोग, ठीक है। मैंने जो उस समय भारतीयों की जो ख्वाहिश थी, जो भी आंदोलनकारी थे, राष्ट्र नेता थे, जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरा नहीं हुआ था, वो पूरा करने के लिए भाई कब संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसीलिए हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसको और जैसे मन करे, अब कोई इसको याद करने वाली चीज़ है, दो पॉइंट है, एक वही क्या बोलते हैं पूर्ण स्वराज। अब उसमें और डिटेल से पढ़ाऊंगा तो देखेंगे कि नेहरू कौन झंडा लेके किस नदी के किनारे गए थे, ठीक है, ठीक है। खैर जो भी है यहाँ पे, ठीक है। रावी एक सतलज है, अच्छा रावी है, चलो। लुसेंट में सब दिया रहता है, रटते रहो लटते रहो। किसी को पता नहीं है कि 26 जनवरी 1949 क्या है, 50 क्या है, रटते रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यही होता है गांव में, देखो सब एक एक लड़का 3 साल 4 साल रोटेट मैंने रट लेता है। 3-4 साल में सोचो अगर पढ़े तो तुम लोगों जैसे पढ़े तो कितना कुछ सीख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा उसके लिए। खैर जो भी है, सतही जानकारी जैसे ये तो हम लोग कर रहे हैं कि सतही जानकारी, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं। उनका है ना, तुम सतही जानकारी नहीं है, ठीक है, तुम्हारी डीपली नॉलेज है, ठीक है, पूरा तुम जान रही हो। सतही जानकारी उनके लिए, हाँ वो हाँ ऊपर है, लूसेंट ऊपर ऊपर की जानकारी दे दे रहा है, पीछे क्या हुआ उनको नहीं पता है, ये पता तुम्हें है। जाके पूछना अपने भाई से, थोड़ा डिबेट कर लेना इस मामले में, ठीक है। जहाँ कुछ डेट ये बोलेंगे बोल देना क्यों हुआ, है कि नहीं है। जहाँ कुछ पॉइंट आएगा सीधे बात है क्यों हुआ आप ये बताइए, ठीक है। तो वहाँ लोग धुआं सब फेंक देगा, ठीक है, वहाँ उनको कुछ आइडिया नहीं है। खैर चलो, क्लियर हुआ। तो बहुत स्पष्ट मतलब नॉलेज होना चाहिए। अब किसकी बारी थी, कार्यपालिका आ गया, ठीक है।
न्यायपालिका को भाई छोड़ दिया गया कि भाई अब इसमें जो भी लोग आएंगे करते रहेंगे, एग्जाम होगा इसके लिए, धीरे धीरे चलते जाएगा। अब बच गया कौन? विधायिका। तो 1950 में लागू हुआ। अब इस विधायिका के लिए चुनाव होना था। क्या चुनाव होना था? समझ में आ रहा है? अब ये जो चुनाव होना था इतना आसान था नहीं था। 1951 में क्या होता? जनगणना होता, क्योंकि हर एक 10 साल में होता है। और ये यही पैटर्न है, 1951, 1971, ठीक है। और अभी क्या है, 2021 में होगा जनगणना। हर 10 साल में जो होगा यही है। अब 1951 की जनगणना के बिना, क्योंकि इसके पहले जो जनगणना किया था किसी ने, अंग्रेजों ने किया था। तब भारतीयों ने भाई लगा कि भाई हम खुद जनगणना करके क्या हिसाब किताब आ रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो इसीलिए 1950 से लेके 52 तक मैंने भारत बिना विधायिका का चला। मैंने बिना विधायिका का मतलब ये है कि नहीं है, वही जो अंतरिम सरकार है जो बनी हुई थी, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सब वही लोग क्या कर रहे हैं, भारत को चला रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक फायदा हुआ कि अब जो लॉर्ड माउंटबेटन आया था ये भारत से क्या हो गया, वो 47 में चल गया। तो जो मेन जो अध्यक्ष था पूरा मंत्रिमंडल का, वो अब क्या हो गया, गायब हो गया। अब उसका अध्यक्ष कौन बन गया? नेहरू बन गया। नहीं याद आ रहा है? जो लॉर्ड वेवेल था, समझ में आ रहा है? वो चला गया। अब यहाँ से एकदम बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए भारत में पहली बार वर्ष 1952 में लोकसभा का क्या हुआ, गठन हुआ कि भाई अब चुनाव होगा। पर प्रथम चुनाव कब हुआ भारत में? 1952 में। ये नहीं कि आज़ादी होते हो गया, आसान था। अब 1952 तक आते आते बहुत हद तक जो मामला था ये विभाजन का, ये भी बहुत हद तक क्या हो चुका था, ठीक हो चुका था। 1952 से कितना 57 तक 5 साल रहेगा ना। उस समय पहले लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें आई? 364 सीटें आई। मैंने 445 में से कितना, 364 सीट। समझ में आया कि नहीं आया? अभी लग रहा है बाप रे बाप, कम से कम ये आ रहा है तो फील हो रहा है कि भाई क्या है ये, ठीक है। तो ये है पूरा पूरा मामला संविधान का, ठीक है। इधर एक चीज़ देख लो तुम लोग, मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के क्या बने, वायसराय बने। यहीं फरवरी में चला गया लॉर्ड वेबर, लौट के 47 में कौन आ गया, माउंटबेटन आया। तो बोला कि ये आया था कुछ, ठीक है, मैंने इसकी मनता थी कि थोड़ा सा हम रहें यहाँ पे। भाई वायसराय कुछ छोटा पद थोड़े था, लेकिन जो सिचुएशन फैला था उस समय, इसको पूंछ उठा के भागना पड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना। आते ही मार्च में आया, बोला कि अब ना हो पाएगा हमसे, ठीक है। इन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत कर दी। यही योजना बड़ा खतरनाक माना जाता है। अभी तक कैबिनेट मिशन ने जिसको स्वीकार नहीं किया, लॉर्ड वेवेल ने जिसको स्वीकार नहीं किया, अब इसने क्या कर दिया, पूरा पूरा कर लिया। कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, चला गया। लॉर्ड वेवेल आया, चला गया। अब माउंटबेटन को अब एकदम अब क्लियर कर दिया। दबाव था कि भाई जल्दी से क्या करो, पूरा करो। और ये भी जो देख रही हो, ठीक है, विभाजन को क्या कर लिया, इसने स्वीकार कर लिया कि ना भाई अब होना रहेगा। क्यों हुआ, अब पढ़ चुके हो तुम लोग, जो मारकाट मचा था, जो परिस्थितियाँ उपजी हुई थी, करे तो क्या करे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 3 जून 1947 को भाई ये स्वीकार कर लिया और इसको भेज दिया कहाँ, ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन संसद में, ठीक है। वहाँ से भी मुहर लग गया कि ठीक है भाई, पूरा रिपोर्ट होता है ना कि भाई मैंने आर्गूमेंट दिया जाएगा इसके द्वारा कि क्यों मैंने स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि अपने मन का है ही। इसकी बातें कहाँ गई, ब्रिटेन गई। और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने क्या कर दिया, पास कर दिया कि भाई जो तुम डिसीजन लिए हो हम उसके पक्ष में। ठप्पा लग गया कि भारत पाकिस्तान। समझ में आया? यही है सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। एक तरफ कौन है ये, जीना है, ये कौन है, नेहरू। और बीच में कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों को साइन करवा रहा है कि भाई यहाँ से तुम लोग क्या अलग अलग हो। इतना देखो कहानी है, यही जर्नी था पूरा का पूरा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये रहा पूरा पूरा बात है। लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जो अब इस बुक में मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ दम नहीं है, ठीक है। जो बातें मैंने बता दिया है, अब कोई दम नहीं है इसमें। अब छोटी छोटी बिंदुओं को देखा जाएगा, जैसे झंडा कैसे आया, झंडा कॉन्सेप्ट कैसे आया। आज जो झंडा तुम लोग देख रही हो, ऐसे पहले कभी झंडा क्या था भारत में, नहीं था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये जो झंडा आज दिखाई दे रहा है, ये पट्टी जो ऊपर कौन रख रहता है, बीच में सफ़ेद, नीचे
हरा, हरा। ठीक है, और बीच में चक्कर। पहले चक्कर की जगह गांधी जी की चरखा हुआ करता था, ठीक है, लेकिन वो चरखे को हटा दिया गया। तो इस बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें, कॉन्सेप्ट यही है। तो बताओ, इतना तक कोई दिक्कत है? नहीं फिर है। से बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो फिर मतलब मैं समझाऊंगा। नहीं है, देखेंगे उसको तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी ये कर लेना, ठीक है, अभी कर लोगी तो और क्या होगा, तुम लोगों के लिए बेहतर रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, चलो अभी आते हैं, पानी वानी पीते हैं, उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें कवर करते हैं।